वेलकम टू इंस्पिरेशन बीपीएससी। हम लोग करंट अफेयर्स की सीरीज कर रहे हैं और उस सीरीज में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 121 से 130 तक देखेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। इस बार 67वीं बीपीएससी एग्ज़ाम में टोटल वैकेंसी है 802। तो अगर आप इसका कंपैरिजन प्रीवियस वैकेंसी से करेंगे तो वैकेंसी की संख्या ठीक ठाक है, यानी कि इस बार अवसर अच्छा है। लेकिन अगर आप कंपटीशन को ध्यान में रखेंगे तो ये इतना आसान भी नहीं है। पिछले बार बीपीएससी पीटी में यानी कि 66वीं बीपीएससी पीटी में लगभग 2,81,000 बच्चे अपियर हुए थे। तो अगर उस आंकड़े को आप 3 लाख या 3.5 लाख तक ले जाते हैं, क्योंकि हर साल विद्यार्थियों की संख्या, एस्पिरेंट्स की संख्या बढ़ रही है, तो एक सीट पे लगभग 375 से 400 विद्यार्थी हैं। तो आपको ये डिसाइड करना है कि क्या आप उतना मेहनत कर पा रहे हैं। आपको लगभग 3 लाख बच्चे या 3.5 लाख बच्चे अगर अपियर हो रहे हैं तो आपको उन लोगों से आगे निकलना है। तो उसमें सबसे बड़ा योगदान आपका जो होगा वो होगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं और क्या नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि जीके और जीएस ये तो महासागर है। अगर आप अगर ये नहीं पहचान पाएंगे कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, तो इस सागर में आप डूब जाएंगे। तो आपको सही कंटेंट चुनना है। चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, चाहे वो किताब से पढ़ रहे हो या किसी वेबसाइट से पढ़ रहे हो या किसी यूट्यूब चैनल का सहारा ले रहे हो, आपको कम समय में ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट कहाँ मिल रहा है, आपको उसको फॉलो करना है। ठीक है, तो आप मेहनत कीजिए। मेहनत करेंगे, जो भी मेहनत करेगा उसका होगा। जो रिजल्ट होगा वो तो सिर्फ 800 ही होना है। बाकी के जो बच्चे हैं 2,99,200, अगर 3 लाख बच्चे अपियर होते हैं तो उनका नहीं होगा। तो होगा उन्हीं का जिनमें दम है, जिनको कुछ करने की, जिनमें क्षमता है और जिनको कुछ करने की, जिनके मन में लालसा है। ठीक है, मेरा प्रयास है कि आपका करंट अफेयर्स का पोर्शन हो जो है वो इतना मजबूत हो जाए कि आप इस सेक्शन में बाकी लोगों से लीड ले सकें। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121। नीति आयोग ने समृद्ध नामक एक नई योजना शुरू की है। किस क्षेत्र के लिए योजना शुरू की गई है? तो ये स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए शुरू की गई है योजना। इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो समृद्ध जो है, सस्टेनेबल एक्सेस टू मार्केट्स एंड रिसोर्सेज फॉर इनोवेटिव डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर। तो समृद्ध पहल की घोषणा नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन द्वारा यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के सहयोग से की गई थी। मतलब नीति आयोग ने अपना जो अटल इनोवेशन मिशन है उसके द्वारा और यूएस एड, इन दोनों ने मिलकर समृद्ध नाम की एक स्कीम को आरंभ किया है। ठीक है, अगर आपको लग रहा हो कि मैं वीडियो में स्लो बोल रहा हूं तो आप इसको फास्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो समृद्ध किस क्षेत्र की योजना है? स्वास्थ्य क्षेत्र की है। ठीक है, किसने शुरू किया है? तो नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने। तो एम जो है यानी कि अटल इनोवेशन मिशन, ये अलग से एक प्रश्न पूछ सकता है कि अटल इनोवेशन मिशन किसके द्वारा चलाया जाता है? तो याद रखिएगा, नीति आयोग द्वारा चलाया जाता है। तो एम और समृद्ध छोटे और मध्यम स्वास्थ्य उद्यमों में वाणिज्यिक निवेश के लिए बाधाओं को दूर करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के संसाधनों और परोपकारी पूंजी का लाभ उठाएंगे। मतलब इसका पर्पस जो है, समृद्ध का पर्पस है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में जो छोटे छोटे टाउन्स हैं, सिटीज़ हैं, वहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाया है। तो वहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए जो सार्वजनिक क्षेत्र के संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं, जो फिलंथ्रॉफी के थ्रू जो पैसा आता है उन सबको, या फिर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू जो पैसा आता है, उन सब से
कि उन सबको कोऑर्डिनेट करके वो निवेश के लिए हेल्प करेंगे। तो इस स्कीम के थ्रू हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, निवेश होगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, नीति आयोग ने जम्मू कश्मीर में, देखिए नीति आयोग का ये एक समृद्ध और एम जो है वो एक प्रोग्राम हो गया। हम लोग यहाँ पे नीति आयोग के और भी प्रोग्राम यहीं पे देख लेते हैं। तो नीति आयोग ने जम्मू कश्मीर में 1000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित करने की योजना बनाई है। देखिए अब ये भी क्वेश्चन हो जाएगा कि अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला, अटल टिंकरिंग लैब किसकी स्कीम है? तो ये भी नीति आयोग की स्कीम है। ये होता क्या है? तो अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला केंद्र सरकार के अटल इनोवेशन मिशन के तहत एक उप मिशन है। ठीक है, ये एक उप मिशन है। किसके तहत? तो अटल इनोवेशन मिशन के तहत। यह अटल इनोवेशन मिशन की प्रमुख पहल है जो पूरे भारत में हाई स्कूल के छात्रों के बीच एक अभिनव मानसिकता का पोषण करना चाहता है। मतलब इनोवेटिव माइंडसेट, जो हाई स्कूल के बच्चे हैं वो क्रिटिकली सोचें, वो साइंटिफिक सोचें, ऐसा प्रयास है अटल टिंकरिंग लैब्स की। नेक्स्ट पॉइंट है, विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर में भारत के पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र यानी कि अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह भारत का पहला था, मतलब पहला है। यह भारत सरकार अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग द्वारा स्थापित किया जाने वाले देश का पहला केंद्र होगा। यानी कि अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर देश का पहला कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर है। कहाँ स्थापित किया जा रहा है? यहाँ भी ये भी पूछ सकता है, तो जयपुर में स्थापित किया जा रहा है। आगे देखते हैं, नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य, शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 लॉन्च किया। तो क्वेश्चन बन सकता है कि किसने सतत विकास लक्ष्य, शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 21-22 किसने लॉन्च किया? तो नीति आयोग ने लॉन्च किया। सूचकांक में सबसे अधिक अंक प्राप्त कर शहरों की सूची में शिमला सबसे ऊपर है। तो इस सूची में यानी कि सतत विकास लक्ष्य, शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 में सबसे ऊपर शहर शिमला है। ठीक है। नीति आयोग ने 1 अक्टूबर 2021 को अपनी राज्य पोषण प्रोफाइल रिपोर्ट जारी की। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि राज्य पोषण प्रोफाइल किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो नीति आयोग द्वारा। ठीक है। नीति आयोग ने भारत में आकांक्षी जिलों के छात्रों को शिक्षा की मुफ्त पहुंच प्रदान करने के लिए बायजू के साथ भागीदारी की है। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि नीति आयोग ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में मुफ्त शिक्षा देने के लिए किसके साथ पार्टनरशिप किया है, किसके साथ भागीदारी की है? तो बायजूस। बायजूस क्या है? एक कोचिंग संस्था है जिसका ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत मजबूत है। ठीक है। अगला पॉइंट है, हाल ही में नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट RMI यानी कि रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और RMI इंडिया ने शून्य अभियान शुरू किया है। शून्य अभियान, ठीक है। तो शून्य अभियान क्या है? यह उपभोक्ताओं और उद्योग के साथ काम करके शून्य प्रदूषण वितरण वाहनों का बढ़ावा देने की एक पहल है। तो इसका पर्पस जो है कि ये कंज्यूमर्स और बिजनेस उद्योगों के साथ इस मिलकर शून्य प्रदूषण मतलब जीरो पॉल्यूशन, ठीक है, जीरो पॉल्यूशन वितरण वाहन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल जो होते हैं, जो कि जिससे कि सामान को ढोया जाता है, वाहनों को बढ़ावा देने की पहल है। ठीक है। यानी कि मेन इसका शून्य कैंपेन का मेन जो उद्देश्य है जीरो पॉल्यूशन है। ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 122, फोर्ब्स इंडिया की रिच लिस्ट 2021 में किसने टॉप किया है? किसने किया है? ये तो आसान सा प्रश्न है, मुकेश अंबानी ने किया है। ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने फोर्ब्स इंडिया की 2021 की रिच लिस्ट जारी की है। यहाँ थोड़ा सा त्रुटि हो गया है। ठीक है। रिच लिस्ट जारी हुआ है, उसमें चेयरमैन मुकेश अंबानी ने टॉप किया है। सूची में भारत के 100 सबसे अमीर भारतीयों का स्थान है। उन्होंने 2008 के बाद से फोर्ब्स इंडिया की सूची में लगातार 14वें वर्ष सबसे धनी भारतीय के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। किसने?
मुकेश अंबानी ने। सब 14वीं वर्ष लगातार ये सबसे धनी व्यक्ति हैं इंडिया के, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 2021 का ये लिस्ट था, ठीक है। लेकिन हाल ही में फरवरी में ऐसा न्यूज़ आया है कि जो गौतम अदानी है वो मुकेश अंबानी से आगे निकल गए हैं। तो वो जब नेक्स्ट ईयर का लिस्ट आएगा तो हो सकता है उसमें अपडेट हो जाए, अगर वो अपना जो रैंकिंग है वो मेंटेन करते हैं तो, ठीक है। मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर 2021 रैंकिंग में भारतीय कॉर्पोरेट्स में शीर्ष स्थान हासिल किया है, ठीक है। ये एक अलग न्यूज़ है लेकिन रिलेटेड है कि फोर्ब्स एक निकालता है वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर 2021, मतलब काम एम्प्लॉयर्स मतलब कौन होते हैं, जो नौकरी देते हैं। तो दुनिया के बेस्ट एम्प्लॉयर 2021 की रैंकिंग में भारत में, विश्व में नहीं, भारत में जो रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे ऊपर है, ठीक है। और वैश्विक स्तर पर रिलायंस को 750 वैश्विक कॉरपोरेट्स में 52वें स्थान पर रखा गया है, ठीक है। यानी कि टोटल रैंकिंग हुआ था 750 कंपनीज में, उसमें रिलायंस को 52 रैंकिंग मिला है, लेकिन इंडिया में फर्स्ट मिला है। दक्षिण कोरियाई दिग्गज सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2021 के रूप में समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो वर्ल्ड में सबसे वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर 2021 दुनिया भर में किसको मिला है, तो ये सैमसंग को मिला है, वही सैमसंग जिसका हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, और इंडिया में रिलायंस को मिला है। क्वेश्चन नंबर 123, पेगासस का उपयोग करके अनधिकृत निगरानी के आरोपों को देखने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्ति समिति का प्रमुख कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें एक और क्वेश्चन निहित है कि पेगासस क्या है। तो पेगासस जो है, देखिए, एक स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है मोबाइल का, जिसको किसी मोबाइल में डाल देने से उनका व्हाट्सएप, उनका मेल, उनका मैसेज कोई दूसरा व्यक्ति पढ़ सकता है, ठीक है। तो स्पाईवेयर नाम से ही आपको पता चल रहा है, स्पाई मतलब खुफिया चीज़ें पता करना। तो स्पाईवेयर जो है वो एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा न्यायमूर्ति आरवी रविंद्रन। मतलब अभी पेगासस का यूज इंडिया में न्यूज़ में आया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर संज्ञान लेते हुए एक कमेटी बना दी जो इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी। उस कमेटी के हेड हैं न्यायमूर्ति आरवी रविंद्रन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इजरायली फर्म NSO ग्रुप द्वारा विकसित स्पाईवेयर पेगासस का उपयोग करके अनधिकृत निगरानी के आरोपों को देखने के लिए 3 सदस्यीय समिति नियुक्त की है। इसका नेतृत्व सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरवी रविंद्रन द्वारा किया जाएगा, ठीक है। आरवी रविंद्रन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड एक और देखिए कमेटी उन्होंने गठित की थी, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा उल्लंघन की जांच के लिए शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति नियुक्त की है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री जब पंजाब इलेक्शन कैंपेन के लिए गए थे तो वहाँ पे उनकी गाड़ी रुक गई थी कुछ कारणवश, तो वो उस सुरक्षा चूक की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी की जो हेड है वो है इंदु मल्होत्रा, ठीक है। 2-3 तथ्य और है, देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। CJI कौन है, NV रमन्ना है। अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालय के हैं NV रमन्ना। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, ठीक है। और कुल स्वीकृत संख्या मतलब टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ कितना है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो CJI सहित कितना है, चीफ जस्टिस के सहित 34 है, यानी कि NV रमन्ना को मिलाकर 34 लोग हो सकते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। जरूरी नहीं है कि हमेशा उतना फिल रहे, लेकिन इतना स्ट्रेंथ की वहाँ पे गुंजाइश है, ठीक है। अभी आई एम नॉट श्योर बट ये अभी 33 रिक्तियाँ शायद भर दी गई हैं,
आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, यूरोपीय संघ के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो यूरोपीय संघ का शीर्ष मानव अधिकार पुरस्कार कौन था है? सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट। इसकी 2021 की पुरस्कार इसको किसको मिला है? तो एलेक्सी नौलनी। यूरोपीय संसद ने यूरोपीय संघ के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट 2021 कैद किए गए रूसी विपक्षी नेता एलेक्सी नौलनी को प्रदान किया है। ठीक है, ये रूस में जो विपक्ष पार्टी के नेता हैं वो जेल में हैं, तो उन्हीं को ये प्राइज मिला है। क्वेश्चन नंबर 125, हाल ही में सेब महोत्सव मतलब एप्पल फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया? उत्तर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में पहली बार आयोजित एप्पल फेस्टिवल का वस्तुतः उद्घाटन किया है, मतलब वर्चुअली किया था क्योंकि कोरोना चल रहा है। तो इसमें 2-3 बात देख लीजिए। एक तो केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। ठीक है, इन्होंने एप्पल फेस्टिवल इनॉग्रेट किया जम्मू एंड कश्मीर में। कुछ और भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स के, वो हम लोग देख लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के का है मायोको द्री मुरुंग सोलंग मोनपा उत्सव। ठीक है, मायोको द्री मुरुंग सोलंग मोनपा। असम का है अंबुबाची भोगाली बिहू। देखिए, बिहू अगर आएगा तो बहुत तरह का बिहू होता है, तो वो मोस्टली आपका असम ही होगा। गोवा सनबर्न फेस्टिवल। ठीक है, इंग्लिश नेम है। ठीक है, और गोवा में बहुत सारे अंग्रेजी लोग घूमने भी आते हैं, तो इससे आप याद रखिएगा, गोवा सनबर्न फेस्टिवल। हिमाचल प्रदेश गोची महोत्सव। ठीक है, झारखंड करम उत्सव तुसु पर्व। ठीक है, इसको तुसु पर्व भी बोलते हैं, झारखंड का है। मेघालय नोगक्रेम त्यौहार, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी। चेरी ब्लॉसम त्यौहार, ये भी एग्जाम में आता रहता है। तो मेघालय का नोगक्रेम त्यौहार और चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। मिजोरम का चापचरकुट। ठीक है, चापचरकुट महोत्सव। नागालैंड का हॉर्नबिल महोत्सव, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हॉर्नबिल एक तरह का पक्षी होता है, उसी से रिलेटेड उत्सव है। ओडिशा का नुआखाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना का बाथुकम्मा। ठीक है, तो आप एक बार वीडियो पॉज करके इसको देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, 2021 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो 2021 का बुकर पुरस्कार जीता है डेमन गलगुट ने। डेमन गलगुट दक्षिण अफ्रीका के नाटककार और उपन्यासकार डेमन गलगुट को द प्रॉमिस के लिए 2021 का बुकर पुरस्कार जीता है, मतलब मिला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजिंग क्या है। अगर बुकर पुरस्कार पूछता है तो आपका आंसर होगा डेमन गलगुट। अगर पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, तो वो 2021, तो वो हो जाएगा डेविड डियोप। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, जिसको पहले मैन बुकर पुरस्कार बोला जाता था। ठीक है, मैन बुकर प्राइज, अब उसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बोला जाता है। ये मिला है डेविड डायब को। लेकिन सिर्फ बुकर पुरस्कार अगर पूछे तो ये मिला है डेमन गलगुट को। ठीक है, अब दोनों में अंतर क्या है? तो देखिए, अगर सिर्फ बुकर पुरस्कार है तो ये मिलता है उस व्यक्ति को जो इंग्लिश में ही उसकी रचना है। ठीक है, और इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसको मिलता है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज किसको मिलता है? उस व्यक्ति का जिसकी रचना तो किसी भी भाषा में है लेकिन उसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ हो। तो अंग्रेजी में जो अनुवाद करता है उसको भी
और जो ओरिजिनल भाषा में जिसकी रचना है उसको भी, दोनों को बराबर बराबर हिस्सेदारी मिलती है किसमें, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में। और ये जो है बुकर पुरस्कार जो अंग्रेजी में लिखता है जिसकी रचना है उसी को मिलती है। ठीक है, तो डेविड डियोप ये पुरस्कार जीतने वाले पहले फ्रांसीसी उपन्यासकार बन गए हैं। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके हैं। दो उपन्यासों के लेखक डियोप और उनके अनुवादक अन्ना मोस्कोविकिस, ठीक है, अन्ना मोस्कोवाकिस ने 50,000 पाउंड के वार्षिक पुरस्कार को विभाजित किया, जो अंग्रेजी में अनुवादित काम के सर्वश्रेष्ठ लेखक और अनुवादक को जाता है। यानी कि लेखक को और अनुवादक को जाता है। कौन सा? इंटरनेशनल बुकर प्राइज, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 127, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? ये हाल ही में स्टार्ट हुआ है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 15 नवंबर, ठीक है, 15 नवंबर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने की मंजूरी दे दी है। क्यों 15 नवंबर ही क्यों? तो 15 नवंबर को इसलिए चुना गया है क्योंकि यह तारीख श्री बिरसा मुंडा की जयंती है, जिन्हें देश भर में आदिवासी समुदायों द्वारा भगवान के रूप में सम्मानित किया जाता है। ठीक है, श्री बिरसा मुंडा कहाँ से बिलोंग करते थे? झारखंड से। ठीक है, मुंडा रिबेलियन आप सुने होंगे, उसका प्रतिनिधित्व इन्होंने ही किया था। तो केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री, एक और न्यूज़ है रिलेटेड है, देख लीजिए। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने भगवान बिरसा मुंडा के पोते सुखराम मुंडा की उपस्थिति में नई दिल्ली के दिल्ली हाट में ट्राइफेड आदि महोत्सव, ट्राइफेड आदि महोत्सव, ट्राइफेड का हिंदी अनुवाद है आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड। ठीक है, तो ट्राइफेड आदि महोत्सव, ठीक है, इसका उद्घाटन दिल्ली में किया किसने? तो केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री ने। इस अवसर पर ओलंपिक पदक विजेता और मुक्केबाज पद्म विभूषण MC मैरी कॉम को ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया। किसका? तो ट्राइफेड आदि महोत्सव का। तो देखिए यहाँ से 2-3 तथ्य है कि ट्राइफेड आदि महोत्सव किसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय। ठीक है, और कहाँ स्टार्ट हुआ? दिल्ली में हुआ। इसका एम्बेसडर कौन बना? MC मैरी कॉम। क्वेश्चन नंबर 128, भारत का पहला संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूथ क्लाइमेट चैंपियन कौन बना है? ठीक है, यानी कि UNDP यूथ क्लाइमेट चैंपियन कौन बना है? तो प्राजक्ता कोलिक। ठीक है, प्राजक्ता कोलिक नहीं होगा, कोली होगा। ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा। तो प्राजक्ता कोली भारत की पहली संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP यूथ क्लाइमेट चैंपियन बन गई हैं। भारत की पहली हैं, तो इम्पॉर्टेंट बन जाता है। वह विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम आदि पर एक कंटेंट क्रिएटर हैं। उन्हें विभिन्न वैश्विक सामाजिक अभियानों के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य, महिलाओं के अधिकारों और बालिका शिक्षा के प्रति उनके योगदान के लिए शीर्षक से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये उनका काम है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट है कि UNDP यूथ क्लाइमेट चैंपियन किसको मिला है? तो प्राजक्ता कोली को मिला है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये भारत की पहली यूथ क्लाइमेट चैंपियन बनी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 128। ठीक है, ये हम लोग शायद 128 दो बार हो गया है, कोई नहीं, हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 128, 17वें वार्षिक किड्स राइट्स इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज के विजेता कौन हैं? ठीक है, किड्स राइट्स इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज के विजेता कौन है? तो विहान और नव अग्रवाल। दिल्ली के 2 किशोर भाइयों विहान और नव अग्रवाल ने घरेलू कचरे को रिसाइकिल करके अपने गृह शहर में प्रदूषण से निपटने के लिए 17वां वार्षिक किड्स राइट्स इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज जीता है। ठीक है, आगे देखते हैं।
दोनों को भारतीय नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी द्वारा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला। विहान और नव ने हजारों घरों, स्कूलों और कार्यालयों से कचरे को अलग करने और कचरे उठाने के आयोजन के लिए वन स्टेप ग्रीनर पहल विकसित की है। ठीक है, तो उन्होंने एक वन स्टेप ग्रीनर पहल विकसित की है। तो इम्पॉर्टेंट इसमें है कि आप उनका नाम याद रखेंगे, विहान और नव अग्रवाल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 129, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा 2021 में किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? ठीक है, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा, तो वो वर्ड है वैक्स। अब वैक्स क्या है उसको देख लेते हैं। 2021 में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा वैक्स को वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। वैक्स लेटिन शब्द वेका से लिया गया है, जिसका अर्थ है गाय। वैक्स का उपयोग टीका के लिए एक संक्षिप्त रूप में किया जाता है, मतलब वैक्सीन से वैक्स बना है। ठीक है, अब उसको शॉर्ट फॉर्म में लोग वैक्स बोलने लगे हैं कि आपने वैक्सीन लिया, तो अब वैसे नहीं बोलना है, अब बोलना है कि आपने वैक्स लिया। तो अब तो दुनिया ही शॉर्ट में चल रही है, लेकिन आप अपनी पढ़ाई शॉर्ट में मत कीजिएगा, उसको आप डिटेल में कीजिएगा, क्योंकि कंपटीशन है टफ और आपको पीछे करना है बहुत विद्यार्थियों को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130, हाल ही में एयर इंडिया का स्वामित्व किसे सौंपा गया? इजी क्वेश्चन है, लेकिन मैंने जानबूझ के इसको डाला हुआ है। कभी कभी इजी भी डिफिकल्ट हो जाता है अगर आप उसको रिवाइज नहीं करते हैं तो उत्तर है टाटा ग्रुप, यानी टाटा समूह को मिला है एयर इंडिया, जो पब्लिक सेक्टर फ्लाइट कंपनी थी, अब उसको दे दिया गया है टाटा ग्रुप को। इसमें इंपॉर्टेंट एक तथ्य है, इसीलिए मैंने इसमें डाल दिया है। भारत सरकार ने 27 जनवरी 2022 को आधिकारिक तौर पर भारत के ध्वजवाहक एयर इंडिया को टाटा समूह को सौंप दिया। सौदे का कुल मूल्य 18,000 करोड़ रुपए, यानी कि 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। ये आप याद रखिएगा, कभी कभार उल्टा सीधा सवाल भी आ जाता है बीपीएससी एग्जाम में, स्टेट पीसीएस एग्जाम में। तो हो सकता है पूछ दे कि कितनी कीमत टाटा ग्रुप ने दी है भारत सरकार को, तो 18,000 करोड़ रुपए। ठीक है, यानी कि 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, आप जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और हाँ, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश मीडियम में भी पीडीएफ अवेलेबल है, दोनों मीडियम इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। तैयारी करते रहिए,